इस तरह का बिल ला करके जाहिर सी बात है कि इसको प्रशासनिक नियंत्रण में थोपने की साजिशें की जा रही है। उपद्रव का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है विश्वविद्यालय में, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से शैक्षणिक संस्थानों को रहना चाहिए था। चुनाव करेंगे, प्रधानाध्यापक प्रचार करेंगे, तो क्या इसमें गारंटी नहीं है कि प्रचार के वो व्यक्ति होंगे। छात्र राजनीति का जो आइडिया है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उस आइडिया को ही खत्म कर रहा है। जो राजनीतिक पाठशाला कहा जाता है छात्र राजनीति को, उस चीज़ को भी खत्म कर रहा है। तो इसका छात्र परिषद नाम नहीं होना चाहिए, इसका चापलूस परिषद नाम होना चाहिए। राज्य सरकार चापलूस पैदा करना चाहती है। जो 50-100 रुपये हम बच्चों को पढ़ा रहा है वो कहाँ से 5 लाख रुपया लाएगा। आप बोलते हैं कि इसमें हम शिकंजा कसने के लिए कर रहे हैं। वही कोचिंग सेंटर के शिक्षक है जो आज संभाले हुए हैं इस एजुकेशन सिस्टम को। जो विधेयक है, ये विधेयक राजनीतिक करने से छात्रों के जो राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक जो छात्रों का जो राइट्स है, उस पर एक बैन लगा रही है। हम क्यों नहीं कर सकते एक्टिव पॉलिटिक्स? अगर किसी दलित, किसी वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर जुल्म होता है सरकार के द्वारा, पुलिसिया शासन के द्वारा, तो हम अगर पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने वहाँ जाते हैं तो हमको विश्वविद्यालय से निकालने का प्रावधान है। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं आयशा की तरफ से। तो आज जो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो है कि झारखंड सरकार द्वारा पूरक मानसून सत्र में टोटल 5 विधेयक लाया गया है और पारित भी कर दिया है, जिसमें कि 3 विधेयक जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है। पहला विधेयक है झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025, दूसरा है झारखंड कोचिंग सेंटर विनिमय एवं नियंत्रण विधेयक 2025 और तीसरा है व्यावसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक 2025। ये 3 विधेयक लाया गया है। ऑल ओवर कहा जाए तो हम ये तीनों विधेयक का मतलब स्वागत करते हैं, लेकिन उनका कुछ प्रावधान है जो प्रोविजंस है, उस कुछ प्रोविजंस का विरोध करते हैं। प्रोविजंस जो छात्र संघ और छात्र परिषद से जुड़ा हुआ मामला है, तो हम उन्हीं को लेकर विरोध कर रहे हैं। तो हम कुछ प्रोविजंस को नोट किए हैं, जो ये मेरे पास में छात्र संघ और छात्र परिषद से जुड़ा हुआ उनका कॉपी है जिनको हम पॉइंट टू कुछ बात को रख रहे हैं, जो हम लोग को लग रहा है कि जिस पर कि संशोधन की आवश्यकता है, और संशोधन नहीं हो तो हम उसके लिए हर तरह से आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो है कि इसमें सबसे पहली बात जो कह रहा है कि जब हम पढ़ते हैं पहला ही पैराग्राफ के चौथा पॉइंट्स को पढ़ते हैं, तो इसमें है कि जो छात्र संघ होगा वो किसी भी जो रजिस्टर है, जैसे मान लीजिए अभी हम समझते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल से हो या किसी अन्य से हो, रजिस्टर रहता है। ऐसा है, चाहे आरसू है, चाहे एनएसयूआई है, किसी ना किसी रूप से रहता है। तो अब जो होगा कि वो किसी भी संगठन से नहीं होगा, बिना संगठन का छात्र संघ बनेगा। तो ये बहुत इस पर कि हम लोग का आपत्ति है। उसके साथ साथ इसमें कह रहा है कि निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। निर्वाचक मंडल में भी कौन देगा कि ऑल ओवर स्टूडेंट्स को मान रहे कि ये निर्वाचक मंडल है, कि सिर्फ मानेंगे कि कोई ऐसे अथॉरिटी बना देगा कि वहीं सचिव और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, या जितना भी जैसे महिला प्रतिनिधि का बात किया गया है, SC ST OBC प्रतिनिधि का बात किया गया है, तो उस तरह से है। तो इसके अलावा ये है कि निर्वाचक मंडल का तो बात हो गया, उसके साथ साथ है कि इसमें है कि चुनने का भी बात है। कुछ प्रतिनिधि को डायरेक्ट चुनाव भी करेंगे, जैसे NSS से हो गया, NCC से हो गया, या स्पोर्ट्स से हो गया, कल्चरल का कुछ ग्रुप रहता है उनसे हो गया, तो उनमें भी करता है कि वो डायरेक्ट चुनेंगे प्रिंसिपल या VC के द्वारा। तो हम लोग का इस पर है कि उनमें भी क्यों ना, क्योंकि NCC में भी हम देखते हैं कि एक ग्रुप रहता है कि 40 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट, ऑल ओवर 4 से 5 साल का हम जोड़ देते हैं, तो कम से कम 150 तो रहता है, कम से कम 1 से 150 स्टूडेंट्स रहता है। तो क्यों ना हमको डायरेक्ट प्रिंसिपल और VC पर ना छोड़ के वो स्टूडेंट्स जो उनका ग्रुप है उनसे चुन क्यों नहीं लिया जाएगा।
उसके साथ साथ यहाँ पे मतलब है कि निदेशक का है छात्र मामले के पदेन सदस्य, इसकी भी कोई स्पष्टता नहीं की गई है। फिर यहाँ पे है कि जो कोऑर्डिनेटर का जो भूमिका में रहेगा वो एक वरिष्ठ शिक्षक रहेगा। कोऑर्डिनेटर जब हम छात्र संघ में सचिव और अध्यक्ष को चुन ही रहे हैं, अलग अलग महिला प्रतिनिधि भी है, SC ST OBC का भी प्रतिनिधि है, तो क्यों ना कोऑर्डिनेटर की भूमिका में हम उनको रखा जाए, क्योंकि बैठक भी करने में, एक दूसरे को बुलाने में भी, कोई आंदोलन हो, प्रोटेस्ट हो या और कोई भी हो, तो उसमें भी हम लोग को सफलता मिलेगा। और उसके साथ साथ है कि इनका संरक्षक जो होगा वो कुलपति को बनाया गया है। तो हम मानते हैं कि कुलपति संरक्षक की भूमिका में तो ऐसे कहा जाए तो ऑल ओवर एक ग्रुप को रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कुलपति को। हो सकता है कि कुलपति कभी चाहे तो छात्र संगठन को भंग भी कर सकता है या और कुछ दबाव भी डाल सकता है। और ये जो रहता है अध्यक्षता की बात है, वो भी करेगा कुलपति। तो जब छात्र संघ का अध्यक्ष हो रहा है तो अध्यक्ष जरूर है कि अध्यक्ष और सचिव रह रहा है कि जो मेन पोस्ट है, जो सेंट्रल पोस्ट है, तो अध्यक्ष भी होना चाहिए, अध्यक्षता भी हाथ में रहना चाहिए, सचिव या अध्यक्ष या उनमें से चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में, वो VC के हाथ में नहीं रहना चाहिए या प्रिंसिपल के हाथों में नहीं रहना चाहिए। उसके साथ साथ जो पूर्णकालिक छात्र की बात कर रहा है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स में हम लोग का कहना है कि जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है या डिप्लोमा कोर्स है, उन वो छात्र भाग ले सकते हैं कि नहीं। जो इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं या अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भाग लेते हैं, उनको रेगुलर छात्र मान रहा है कि नहीं मान रहा है, ये भी उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। और एक यहाँ पे है कि चुनाव प्रक्रिया में मतलब जो छात्र है उसके अलावा मतलब अलग से कोई नहीं जा सकता है। मतलब मेरा डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस, तो हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में प्रचार करने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, खास करके चुनाव में तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट का छात्र दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता है। तो ये भी, इस पर भी हम लोग का एक है। उसके साथ साथ है कि एक बजट का भी बात किया गया है कि बजट कैसे तय होगा। ऐसा ना हो कि बजट का सारा बोझ जितना भी खर्च होगा चुनाव प्रक्रिया में, वो सभी बजट का बोझ जो चुनाव में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं पर रख दिया जाएगा। फिर है कि बैठक जो होगा वो कोरम तय करेगा। जैसे 1/3 कोरम है, मान लीजिए कि किसी जो कोरम का हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि जो मिनिमम कितना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पूरे यूनिवर्सिटी में 100 स्टूडेंट्स है, तो उसका 1/3 कोरम कम से कम 33 से 34 स्टूडेंट्स को मान लेते हैं कि इतना हो गया 1/3 स्टूडेंट्स। तो अब कोई भी जटिल मुद्दा है जिस पर कि बहुत स्टूडेंट्स को हो सकता है कि उसमें समझ ना आए, लेकिन वो आगे चल के बहुत सारा नुकसान देगा, तो उस पर कैसे तय होगा। ये हो सकता है कि एक भी कम हो जाएगा तो बोलेगा कि ये आंदोलन नहीं होगा, ये विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, उसको किसी भी तरीक़ा से कुचल सकता है। तो ऑल ओवर इसमें कहा जाए तो ये एक प्रकार से जो छात्र राजनीति का जो आइडिया है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उस आइडिया को ही ख़त्म कर रहा है। जो राजनीतिक पाठशाला कहा जाता है छात्र राजनीति को, उस चीज़ को भी ख़त्म कर रहा है। जब हर चीज़ को राजनीति तय कर रही है, तो छात्र राजनीति को राजनीति क्यों कह रहा है कि ये ख़त्म होना चाहिए। छात्र भी तो एक प्रकार से राजनीति का भी हिस्सा है। वो जब बोलेंगे नहीं तो छात्र प्रतिनिधि बन के क्या करेंगे। आप किसी भी बाहर में भी हिस्सा नहीं ले सकते। अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी बात है कि आप छात्र प्रतिनिधि चुन लिए गए हैं और आप कहीं पे दूसरे जगह चल गए हैं, कहीं पे आपको किसी प्रोटेस्ट में शामिल देख लिया है, तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। तो इतना ही बात है। और जो भी है बचा हुआ बात, वो हमारे साथी यहाँ पे राज्य सचिव है त्रिलोकीनाथ, ये हमारे DSPMU का अध्यक्ष है। ये बताइए कि आप लोग बोल रहे हैं कि विधेयक जो है वो पारित किया गया है, बिल्कुल पक्ष विपक्ष के द्वारा दोनों की सहमति से ये विधेयक पास हुआ, तो कहीं ना कहीं आप विपक्ष और पक्ष को दोनों को निशाना नहीं साध रहे। देखिए, हम लोग का निशाना साधने का नहीं है, निशाना है प्रोविजंस पर। जो आप देखेंगे ऑल ओवर एक विधेयक है जो शिक्षा से जुड़ा है, झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक, उनका एक प्रोविजंस है जिसमें छात्र संघ और छात्र परिषद का है। सिर्फ हम लोग को उन प्रोविजन से दिक्कत है।
बाकी ऑल ओवर हम लोग विधेयक का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और सोचते हैं कि झारखंड जहाँ पे शिक्षा से जुड़ा हुआ बहुत सारे सवाल रहता है, तो वो उन जैसे राज्य में ये विधेयक आनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ के सेक्रेटरी हुए अनुराग रॉय जी, ये शालीन हुआ, ये यहाँ के अध्यक्ष है। आप सभी से मैं ले सकते हैं अपना। ये सम्मी जी भी है, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब रांची के। आप एक बार ये सोना बढ़ा दिए। कर लीजिए। हाँ, साथी विजय जी अभी जो विश्वविद्यालय विधेयक आया है उस पर अपनी बात को रखे हैं। मुझे जो इसमें कहना है कि जो साथी विजय भी ने बताया कि जो भी छात्र संघ का चुनाव होगा और छात्र संघ के चुनाव में जो भी लोग भाग लेंगे, वे प्रतिनिधि, वे सदस्य कोई भी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय हो या राज्य के जो राजनीतिक दल है, उससे उसकी संबंधता नहीं रहेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस देश में हम लोग हैं, जहाँ पे हैं हम लोग, वहाँ पे इसको लोकतांत्रिक देश बोला जाता है और यहाँ पे तमाम तरह की जो विचारधाराएं हैं वो कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि ये छात्र राजनीतिक जो होता है, वो राजनीतिक का जो बौद्धिक क्षमता होता है, राजनीतिक समझ होती है, उसकी एक सीढ़ी होता है विश्वविद्यालय। और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो विधेयक है, ये विधेयक राजनीतिक करने से छात्रों के जो राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक जो छात्रों का जो राइट्स है, उस पर एक बैन लगा रही है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी संशोधन होनी चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल से जो छात्र संगठन जुड़े हैं, वो उनकी विचारधारा है, वो चुनाव में हो या कभी भी हो, अपनी विचारधारा की बात करेंगे, क्योंकि इस देश में कई तरह की विचारधाराएं हैं। जब तक वो बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक बहस नहीं होगी, तो क्या गलत है, क्या सही है, क्या देश में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपके विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है, वो कैसे छात्र समझेंगे। तो ये जो संकुलित करने की जो बात है ये सरकार का, ये मुझे लगता है हम लोगों को कि इसमें संशोधन करके इसको ऐड करना चाहिए कि तमाम छात्र जो हैं वो अपने अपने राजनीतिक दल से लड़ें, उसकी अपनी ये है तो वो बिल्कुल होनी चाहिए। जो इसमें हम लोग ये संशोधन इसमें चाहते हैं कि जो राजनीतिक दल को बैन किया गया, राजनीतिक दलों से छात्र संगठनों को, तो वो बिल्कुल आयसा है तो आयसा अपना चुनाव लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा? वो आम एक स्टूडेंट क्यों लड़ेगा? आयसा के बैनर से क्यों नहीं लड़नी चाहिए? ये जो रोक सीधे है, तो इस पे हम लोग का मानना है कि राजनीतिक दलों से समझता होनी चाहिए। आयसा एक बैनर है, आयसा छात्रों के संगठन है, ये किसी न किसी पार्टी से इसकी मातृ संगठन होता है, सबका अलग अलग संगठन जुड़े हुए हैं, तो होनी चाहिए, जो कि इसमें रोक है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कि जो राजनीतिक या फिर आप बोले कि किसी संगठन से जुड़े हुए हैं वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो सरकार अगर ऐसा करती है कि जो लोग किसी संगठन से नहीं है, वो आम बच्चा भी उसमें शामिल हो सकता है? बिल्कुल। एक मिनट आपकी, हाँ, और कुछ बोलना है, बोलिए। वो शामिल हो सकता है, तो उससे नहीं लगता है कि उन बच्चों को भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो छात्र संघ में शामिल हो? ये दोनों बात मैं कर रहा हूँ कि पहले भी ऐसा प्रावधान था कि आयसा, और जैसे चुनाव में भी होता है कि निर्दलीय लोग चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसी होनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए कि निर्दलीय जो लड़ना चाहेंगे वो आम छात्र भी लड़े, और जो राजनीतिक छात्र संगठन है वो अपना दल से लड़े। ये बिल्कुल संशोधन होनी चाहिए, यही तो असली लोकतंत्र है। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो इसमें है कि हम लोग सब जान रहे हैं कि इसमें अध्यक्ष और एक निवार्चक मंडल द्वारा चुना जाएगा। ये निवार्चक मंडल जो इसमें बताया गया है कि पूर्णकालिक अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे, इसमें कहीं भी एक स्पष्टता नहीं दिखा गया है। इस आप पढ़ेंगे कि पूर्णकालिक छात्र कौन होंगे। जो आपके वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा या अन्य तरीके से जो लोग कोर्स कर रहे हैं, वे रेगुलर छात्र हैं या नहीं है, उनको वोट देना है या नहीं देना है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, जो कि इसमें करना चाहिए इसको ऐड। उसके साथ जो है से आप देख रहे हैं कि महाविद्यालय स्तर पर एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर जातीय समूह के द्वारा ने पिछड़ा वर्ग, जिसे चक्रा अनुक्रम पद्धति के द्वारा ये मतलब एक चुनाव होने की बात हो रही है। हम लोग इसका मानना है कि ये जो चीज़ें हैं, एक तो
कॉलेज लेवल पे आप कर रहे हैं, लेकिन इसको जो है से इन लोगों को विश्वविद्यालय लेवल पे भी, जैसे अध्यक्ष सचिव है, कुछ समय के लिए इसको भी एक ऐसा होना चाहिए, आरक्षण देनी चाहिए कि अध्यक्ष महिलाओं को ही सीट मिले, सचिव महिला को सीट मिले। इसकी हम लोग एक मांग कर रहे हैं कि महिलाओं को आप कॉलेज लेवल पे जो दे रहे हैं, हमको कहना है कि इसको और उच्च पद पे उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए उनमें ऐड करना चाहिए। इसके साथ जो है कि साथ ही जो बताया कि छात्र परिषद में जो इसमें बताया जा रहा है, छात्र परिषद के समन्वयक के रूप में एक वरिष्ठ शिक्षक जिसे महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो मुझे कहना है कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन जो करने वाले जो लोग होंगे वो प्रधानाध्यापक के द्वारा एक शिक्षक को चुनने की बात हो रही है। उसमें किसमें, जो छात्र परिषद है, तो छात्र परिषद ऑलरेडी इलेक्टेड होगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन करने की, जो कोऑर्डिनेशन कौन करेंगे, तो वो चुनाव करेंगे प्रधानाध्यापक, प्रचार करेंगे। तो क्या इसमें गारंटी नहीं है कि प्रचार के वो व्यक्ति होंगे या प्रचार से जो ऐसे होंगे जो एकदम उनके साथ तालमेल में रहते होंगे, छात्र के विरोधी होंगे, छात्र मामले जो लड़ता है, सवाल उठाता है, उसके विरोधी होंगे। तो मेरा जिसमें कहना है कि कोऑर्डिनेशन करने के लिए वे प्रचार्य न नियुक्त करें, ये छात्र परिषद के जो लोग होंगे वे नियुक्त करें कि हम किसको कोऑर्डिनेशन करने के लिए हम रख सकते हैं। तो ये बात है। इसके साथ जो है कि विजय भी साथी बोले कि कुलपति संरक्षक होगा छात्र परिषद का। वो संरक्षक क्यों होंगे? संरक्षक तय करने के लिए तो मुझे लगता है कि जो छात्र परिषद के जो लोग हैं वे तय करें। ये जो ऑल ओवर ऊपर से थोपा जा रहा है कि वीसी होंगे, वीसी क्यों होंगे? छात्र के मामले में छात्र कॉलेज का समस्या, विश्वविद्यालय की समस्या होगा, वो मीटिंग बुलाने की उनके पास अधिकार की बात हो रहा है इसमें कि पहला मीटिंग भी वीसी ही बुलाएंगे। तो ये मीटिंग क्यों बुलाएंगे? हम जब प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो हमारे पास राइट्स होना चाहिए कि हम कब बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, हम किस मुद्दे पे बात करेंगे। विश्वविद्यालय में फीस बढ़ रहा है, छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, या विश्वविद्यालय से जो भी जुड़ा हुआ मामला है या कॉलेज से जुड़ा हुआ मामला, वो प्रचारक और वीसी को अधिकार क्यों होगा? वो तो छात्र संघ से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे सदस्य, उनके पास होनी चाहिए। तो इसमें स्पष्ट जो लिखा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि छात्र लोगों को इसका अधिकार मिलनी चाहिए। उसके साथ जो है कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि छात्र संघ, जो हम पहले भी बताया कि छात्र संघ का चुनाव सीधे इसमें लिखा गया कि जो छात्र संघ के जो लोग रहेंगे वो उसको बाकायदा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी होगा, उसकी उम्मीदवारी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, कॉलेज से विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे कि 8-9 में कि विश्वविद्यालय छात्र संघ और विश्वविद्यालय छात्र संघ के सदस्यों को निर्वाचित प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ के पश्चात यथाशीघ्र निर्धारित तिथि के संपन्न किया जाएगा। निर्वाचित छात्र सदस्यों का निर्वाचन कार्यकाल की तिथि से संभावित होगा और शैक्षणिक वर्ष की अंतिम तिथि तक रहेगा, जब तक कि वह अधिनियम या प्रिनियम से निर्देशित कोई अपत्यता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो ये तो आप एक देख रहे हैं। उसके साथ ही जो हम आपको बताए कि ये जो है कि किसी भी राजनीतिक दल के छात्र जो उससे जुड़े रहेंगे, वो लड़ेंगे, उनको निकाल दिया जाएगा। ये 7 नंबर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि उसकी जो राजनीतिक अधिकार है उसको रहने देनी चाहिए। तो ये है। इसी तरह से एक हम और इसके अलावे हम लोग कह सकते हैं कि अभी जो कोचिंग संस्थानों के लिए 5 लाख रुपए का जो बॉन्ड किया गया है, हम इसमें ये तो लग रहा है कि जैसे नई शिक्षा नीति को आप ऊपर से पढ़ेंगे तो लगेगा कि बहुत अच्छा नई शिक्षा नीति है छात्रों के हित में, लेकिन वैसे ही ये भी एक तरीके से है। इसमें कोचिंग संस्थानों की बात कर रहे हैं कि 5 लाख रुपया ये किया जाएगा। आप जरा सोचिए कि एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी जिस प्रकार से रोजगार देनी चाहिए वो विफल है, और उसमें वैसे लोग जो पढ़ा रहे हैं गांव ग्रामीण में प्रखंड लेवल पे 100-200 बच्चों को लेकर, इसमें क्या बताया गया कि जहां 50 छात्र से अधिक होंगे उसको इस तरह से बॉन्ड करना पड़ेगा। आप जरा सोचिए, अपने गांव इलाकों में चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में 100-100 बच्चे प्रखंड कार्यालयों में, आसपास में जो शहर है वहां पे लेके स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए 5 लाख का बॉन्ड करना, क्या वो कितने लोग सक्षम हैं? तो वही लोग सक्षम है जिनके पास बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, जिनके पास हजारों बच्चे हैं। तो वे जो 5 लाख रुपया भी देंगे वो किनसे वसूलेंगे? वे तो गरीब छात्रों से ही वसूलेंगे और वसूल करके वो जमा करेंगे। तो इस तरह से जो नियम लाया गया है, मुझे लगता है कि इसमें संशोधन होनी चाहिए। और ऐसा जैसे बहुत सारे सवालों को हम लोगों ने सपोर्ट भी किया है, लेकिन ये चीज़ को लेकर हम लोग संशोधन की मांग कर रहे हैं। अगर इस संशोधन में सरकार संशोधन नहीं करती है तो इसको लेकर हम लोग आंदोलन भी करेंगे
और कई जगहों पे कई विश्वविद्यालय में छात्र इसको लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। कल हम लोगों ने आपने देखा कि रांची विश्वविद्यालय के सामने ही परसों रोज हम लोग प्रोटेस्ट किए। विनोद विहारी महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के कई कॉलेजों में हुआ है, नीलांबर पीताम्बर में हुआ है। इस तरह से कई जगह लोग उतरे हैं सड़कों पर, और ये अगर सरकार इस तरह से नहीं दिशा में बढ़ती है तो ये पूरे झारखंड में आंदोलन का रूप लेगा। मीडिया के साथियों, आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जब हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम इस विधेयक को पढ़ते हैं, झारखंड के विधेयक को, तो इनमें एक प्रावधान है असिस्टेंट प्रोफेसर का। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो HOD बनेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल जो अंतर्विरोध होगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल अंतर्विरोध बढ़ेगा। क्योंकि आप एक लैटरल एंट्री के तहत जिस प्रकार केंद्र सरकार लैटरल एंट्री लाई है, उसी प्रकार राज्य सरकार लैटरल एंट्री के तहत ही असिस्टेंट प्रोफेसर को HOD बनाएगा। तो जो वरिष्ठ शिक्षक रहेंगे उनका क्या होगा? तो इससे इंस्टीट्यूशनल अंतर्विरोध तो चालू ही होगा, इसमें स्टाफ रूम का माहौल खराब होगा, इससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा। तो एक तरीके से माहौल जो है ये उपद्रव का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है विश्वविद्यालय में, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से शैक्षणिक संस्थानों को रहना चाहिए था, उसमें अंतर्विरोध पैदा किया जा रहा है। ये तो हो गई असिस्टेंट प्रोफेसरों की बात। और जब हम छात्र संघ पे आते हैं, छात्र संघ पे जब ये छात्र परिषद बनाया गया तो इसका छात्र परिषद नाम नहीं होना चाहिए, इसका चापलूस परिषद नाम होना चाहिए। राज्य सरकार चापलूस पैदा करना चाहती है, जो ये कहे कि आम है तो आम कहे, इमली है तो इमली कहे। वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि इमली को अगर हम आम बोल रहे हैं तो आम बोले, नहीं, इमली को इमली वो नहीं कहना चाहते हैं, सच्चाई से दूर भागना चाहते हैं। जब हम चुनते हैं, विजय जी ने भी बहुत सी बातें रखी कि हम जो है चुनाव प्रचार करने पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते हैं। अगर हम इंग्लिश डिपार्टमेंट के, हम क्यों नहीं जा सकते हैं? हम जहाँ भी देखते हैं, जब चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि सारे जगह पे चुनाव जाकर प्रचार करते हैं। पिछले संघ में भी चुनाव हुई हैं तो हम लोग पूरे विश्वविद्यालय में घूमकर प्रचार करते थे। तो इसको एक बांधने की कोशिश की जा रही है और एक क्लास मॉनिटर और CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तहत ही रखा जा रहा है। तो ये सिर्फ VC के अंतर्गत करना चाहते हैं छात्रों को, जो कि बागी पैदा नहीं करना चाहते हैं, गुलाम पैदा करना चाहते हैं। ये आज़ादी तो देना चाहते हैं, बस उतना ही देना चाहते हैं जिस तरीके से हम पतंग को आज़ादी देते हैं, ढील देते हैं, उस तरीके से ये जो एक्टिव राजनीति करने वाले लोग हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वो बस हम लोगों छात्रों को बस इतना आज़ादी दे रहे हैं कि हम एक पतंग की तरह ढील दें, बस उनका जब मन करेगा तब हमको खींच कर काट देंगे। इसमें पॉलिटिकल एक्टिविज्म को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब पॉलिटिकल एक्टिविज्म ही नहीं रहेगा, एक्टिव पॉलिटिक्स में का अगर ये बोलते हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स आप नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते एक्टिव पॉलिटिक्स? अगर किसी दलित, किसी वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर जुल्म होता है सरकार के द्वारा, पुलिसिया शासन के द्वारा, तो हम अगर पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने वहाँ जाते हैं तो हमको विश्वविद्यालय से निकालने का प्रावधान है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म हम एक्टिव पॉलिटिक्स करने के लिए स्टार्ट करते हैं। छात्र अगर राजनीति नहीं करते हैं तो छात्र ये तय करते हैं कि उन पे बुरी राजनीति चलने दें। लोहिया ने कहा था। जब हम इसका उदाहरण लेते हैं तो नैटिक यूनिवर्सिटी है यूरोप में एक, वहाँ से छोटे से मुद्दे से चालू हुआ एक अंतर्विरोध यूरोप की पूरी पॉलिटिक्स को बदलती है। उसी प्रकार मैं एक शायरी के साथ अपना बातों को विराम देना चाहता हूँ कि तुम्हारे माथे का ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तुम इससे परचम बना लेती तो बहुत अच्छा होता। धन्यवाद साहब। हमारे राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ जी ने सारी बातों को पॉइंट आउट करके आप लोगों के समक्ष रखा। मैं इस बात में ये कहना चाहूँगा कि ये जो बिल लाया गया है एक तरीके से छात्र राजनीति को खत्म करने का साजिश है। एक मॉनिटर की जो शक्ति होती है क्लासरूम में, आप समझ सकते हैं जिस प्रशासन से लड़ना है हमें उसके अधीन किया जा रहा है। ये बात को समझना है, सबसे पहली बात है। इसमें बोला जा रहा है छात्र राजनीति में राजनीतिक संबंध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? छात्र राजनीति पढ़ते हैं तो उनके साथ राजनीतिक समझ कहाँ से आएगा? एक बौद्धिक क्षमता जो राजनीतिक चेतना होनी चाहिए वो छात्र कहाँ से समझ पाएंगे? आप एक सचिव और अध्यक्ष बना देने के बात बोलते हैं। दूसरा बात है ST SC OBC का जो झुंझुना दे दिया गया है कि 3 साल 4 साल में एक बार SC ST चुना जाएगा, ये क्यों हुआ? ये अगर आप ST SC को 3 साल रेगुलेट ऐसे करते कि SC एक बार, फिर ST एक बार, फिर OBC एक बार, इसको हर साल 3-4 आपको सीट देना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ NCC और NSS और स्पोर्ट्स और कल्चर से चुने हुए लोग हैं वो कुलपति चुनेंगे। क्यों कुलपति चुनेंगे?
उनके अधीन कौन होगा ये तय कैसे करेंगे कुलपति? अपने लोगों को चुनेंगे, सीधी बात है। इसमें कहीं भी कोई कुलपति, कोई प्रधानाचार्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सीधा बात है। प्रतिनिधि चुनेंगे आम छात्र और राजनीतिक संबंध होगा। और अगर इसमें सरकार संशोधन नहीं करती है तो ऐसा अनिश्चितकालीन धरने में बैठेगी। कि छात्र संघ जो है इसके अधिकार और स्वतंत्रता को हनन कर रही है। इस तरह का बिल ला करके जाहिर सी बात है कि इसको प्रशासनिक नियंत्रण में थोपने की साजिशें की जा रही है, जिससे कि छात्र, आप देखेंगे यहाँ इतिहास देखिएगा, योगदान देखिएगा कि छात्र आंदोलन जो है बड़े बड़े समाज और देश में बदलाव लाए हैं, अब बड़ी बड़ी भूमिका लाए। आज एक तरफ देखिएगा कि जहाँ हमारे विपक्ष के लोग शांत होते हैं, वहीं छात्र संघ लोग मुद्दों को उठाते, बड़े बड़े मुद्दों को उठाते हैं। अब दिल्ली में देखिएगा, JNU में देखिएगा, DU में देखिएगा, जामिया में देखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को देखिएगा, जिस मुद्दे को विपक्ष नहीं उठा पाती उस मुद्दे को हमारे छात्र संगठनों ने उठाई है। आप किसान बिल को देख लीजिएगा, NRC CO को देखिएगा इस मुद्दों में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आए थे तो हमारे छात्र संघ आए थे। यहाँ हम जहाँ तक ये फरमान को, यानी अंग्रेज़ों को फरमान को अगर देखेंगे, ये अंग्रेज़ का ही फरमान है। झारखंड जो है ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। ये झारखंड जो है शहीद वीर बुद्धू भगत की धरती है। अब जब देखेंगे भगवान बिरसा मुंडा जब वो छात्र जीवन में थे तो जंगल के आंदोलन से जुड़ गए थे। आज हम झारखंडियों को भी चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा के इतिहास को उठाया जाए और भगवान बिरसा मुंडा के नक्शे कदम पे चला जाए, क्योंकि जब उनकी ज़मीन को छीनी जा रही थी, जब उनके माँ बहनों के साथ अत्याचार किए जा रहे थे, तो इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन को उठाए थे। और शहीद वीर बुद्धू भगत की बात करें तो कोल विद्रोह, लड़का विद्रोह किए थे, जो चान्हो के सिलागाय में जन्म लिए थे, वो इसी रांची की धरती पे जन्म लिए थे। जब माँ बहनों के साथ अत्याचार किए जा रहे थे, उनके ज़मीन को छीना जा रहा था, ज़मीन को हनन किया जा रहा था, जब उनके समाज को अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, इन लोगों ने बीड़ा को उठाया था। आज मैं शहीद वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय के कैंपस पे बैठकर हम लोग पूरे झारखंड के छात्रों को आह्वान करते हैं कि आप इस मुद्दे पे उतरिए, चाहे आपकी पॉलिटिकली विचार कोई भी हो। आप जहाँ पर हनन होगी, छात्रों की हनन होगी, ये बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे मेरा आइडियोलॉजी कुछ भी हो, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम छात्र राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर जाहिर सी बात है, आप देख रहे होंगे विधानसभा के ये चौखट पे कितने लोग देखिएगा, सब नेपोटिज्म लोग भरे हुए, किसी का बहू है, किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है, किसी का बेटी विधायक बन के पहुँचे हुए हैं। उसी तरह हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में उन्हीं घराने के बच्चे भी इस पर काबिज होंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा हो, चाहे वो MP का बच्चा हो, चाहे MLA का बच्चा हो, चाहे वो मंत्री का बच्चा हो। देखिएगा कि चाटुकारी वो भी जानेंगे, BC सर भी जानेंगे और कॉलेज का प्रिंसिपल सर भी जानेंगे, इसके घर का फलाना आदमी मंत्री है, विधायक है, सांसद है, DC है, SP है, CO है, BDO है। अगर हम इनको प्रमोट करते हैं तो मेरा भी काम बनेगा। वहीं पर अगर VC सर से कोई नीचे कोई प्रोफेसर है, फैकल्टीज है, वो भी चाटुकारिता में लगे हुए रहेंगे, आवाज़ को दबाई जाएगी। अगर छात्रों के साथ कोई समस्या आएगी तो छात्र कहाँ जाएंगे? जो आप इलेक्टोरल बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, तो हमें जो यहाँ का हायर एजुकेशन मिनिस्टर है सुदिव्य कुमार सोनू जी, कल मैंने एक वायरल वीडियो क्लिप सुन रहा था, उन्होंने कहा थे उसमें कि PG के छात्र होंगे इलेक्टोरल कॉलेज में, यानी निर्वाचक मंडल में। वो ये स्पष्ट नहीं किए कि निर्वाचक मंडल में कौन लोग होंगे। आप देखते होंगे कि निर्वाचक मंडल हमारे देश में गठन है, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव हमारे इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग होते हैं? MP होते हैं, निर्वाचित राज्यसभा लोकसभा के MP होते हैं। अगर हम राज्य के विधानसभा की बात करें या केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं की बात करें तो वहाँ का इलेक्टेड MLAs होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं राष्ट्रपति को। तो ये जो सुदिव्य कुमार सोनू जी है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग होंगे जिनकी कमेटी बनी जाएगी, वो लोग कौन लोग होंगे? इलेक्टेड होंगे, सिलेक्टेड होंगे? ये कहीं पर इसकी जिक्र नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द स्टूडेंट, नॉट अपॉइंटेड एंड सिलेक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। क्योंकि
ये छात्रों में वे लोग घुसेंगे। आप देख रहे होंगे ना, नेपोटिज्म का बात करते हैं, आप ही लोग बात करते हैं, पूंजीपतियों की बात करते हैं, ये सारे लोग काबिज हो जाएंगे, एलिट ग्रुप के लोग। आप देख रहे होंगे कोचिंग सेंटर्स में एक तरफ तो झारखंड सरकार या केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार 10 सालों से सोई हुई है, केंद्र सरकार 11 सालों से, और ये जो राज्य सरकार है वो 6 सालों से कान में तेल लगा करके सोई हुई है। वो ना तो नौकरी दे रहे हैं, और जब बच्चे पढ़ने वाले बच्चे अपने जीविका चलाने के लिए जब वो कोचिंग सेंटर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 200-100 रुपये फीस लेकर, आप गाँव में जाइएगा ना तो 50 रुपये 100 रुपये फीस लेकर के वो लोग पढ़ाते हैं। चाहे वो अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या पता है, 50 स्टूडेंट से ज़्यादा रहेगा तो आपको 5 लाख का ये बैंक गारंटी जमा करना होगा, यानी कि मान लीजिए सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। भाई जो 50-100 रुपये हम बच्चों को पढ़ा रहा है वो कहाँ से 5 लाख रुपया लाएगा? आप बोलते हैं कि इसमें हम शिकंजा कसने के लिए कर रहे हैं। वही कोचिंग सेंटर के शिक्षक है जो आज संभाले हुए हैं इस एजुकेशन सिस्टम को। आप देखिए सरकारी स्कूल में, अब इस सरकार को तो करने क्या चाहिए पता है, गाँवों में शहरों में एक कमेटी बना देनी चाहिए सरकारी स्कूलों को निगरानी करने के लिए, कि उस निगरानी कमेटी बनना चाहिए। जिस दिन कमेटी के लोग उस स्कूल में जाएंगे और बच्चों से सवाल करेंगे एक एक करके, अगर 50% से ज़्यादा अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो उस शिक्षकों को निलंबित या सस्पेंड या उनकी नौकरी को खाने की बात होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ये उस स्कूल का शिक्षक लोग क्या होंगे पता है, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बनेंगे, जिम्मेदार बनेंगे, और बच्चों को किसी भी तरह उस चीज़ को पढ़ाने के और समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अब एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए इस सबको लाए हैं ना, तो उसी तरह एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, सरकारी स्कूल को चेंज करें।